नमस्कार, मैं दिलीप सिंह आपका ई व्याख्यान श्रृंखला में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय संविधान में सम्मिलित मूल अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मूल अधिकार न केवल स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए हैं, अपितु उक्त भाग में से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे पहले हम बात करते हैं मूल अधिकारों के परिचय की। तो मूल अधिकारों के प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में सम्मिलित किए गए हैं। मूल अधिकारों के स्रोत के बारे में बात करें उससे पहले यह जान लेना आवश्यक है कि मूल अधिकार भारतीय संविधान की मौलिक रचना नहीं है, अपितु हमने इन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। भारतीय संविधान का मूल अधिकारों के संबंध में यह योगदान अवश्य है कि मूल अधिकारों को विस्तृत रूप से हमने व्याख्या करके समझाया। अब बात करें मूल अधिकारों की संख्या की, तो मूलतः भारतीय संविधान में 7 मूल अधिकार सम्मिलित थे। मूल संविधान से हमारा तात्पर्य है 26 जनवरी 1950 को लागू संविधान। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1978 में लाया गया था, मूल अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को निरसित कर संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 क में विधिक अधिकार के रूप में सम्मिलित कर लिया गया। प्रश्न उठता है कि मूल अधिकारों को मूल ही क्यों कहा गया। इसके संबंध में 2 दृष्टिकोण प्रचलित हैं। पहला दृष्टिकोण यह है कि चूंकि मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा आश्वासनित है, अर्थात भारतीय संविधान मूल अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के उपाय भी बताता है, इसलिए इन्हें मूल अधिकार कहा गया। कुछ दूसरे विद्वानों का मानना है कि चूंकि मूल अधिकार वे अधिकार है जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है और इनका संबंध व्यक्ति के जीवन के सभी पक्षों जैसे सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, धार्मिक आदि से है, इसलिए भी इन्हें मूल अधिकार कहा गया है। अब बात करें मूल अधिकारों की, तो मूल अधिकारों की संख्या के बारे में बात करने से पहले हमें यह जान लेना आवश्यक है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को वर्गीकृत किया गया है। वास्तव में अनुच्छेद 12 से और अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकार सम्मिलित है, किंतु मूल अधिकारों की संख्या 6 ही है। इसके अतिरिक्त जो अनुच्छेद है उनके अंतर्गत मूल अधिकारों की प्रक्रिया और उन्हें प्रदान करने के उपाय सुझाए गए हैं। अनुच्छेद 12 जहां राज्य की परिभाषा को स्पष्ट करता है, वहीं अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि के आशय को स्पष्ट किया गया है। अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत समानता के अधिकार को स्पष्ट किया गया है। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार को स्पष्ट किया गया है। अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार को स्पष्ट किया गया है। अनुच्छेद 25 से 28 के बीच धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को सम्मिलित किया गया है। अनुच्छेद 29 और 30 शिक्षा एवं संस्कृति के मूल अधिकार की बात करता है, जबकि अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में समाविष्ट करता है। अब यहां मूल अधिकारों की प्रकृति और विशेषता के बारे में जान लेना बेहद आवश्यक है। सबसे पहले हम बात करें तो मूल अधिकार भारतीय संविधान में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना में सहायक है। राजनीतिक लोकतंत्र से आशय है कि मूल अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की
आजादी की सुरक्षा करते हैं। ये संसद अथवा राज्य विधानमंडल के कानूनों के क्रियान्वयन पर मनमानी को मर्यादित करते हैं और इनका उद्देश्य विधि के शासन की स्थापना करना है, न कि व्यक्तियों के अधिकार की, न कि व्यक्तियों के शासन की स्थापना करना। इसलिए मूल अधिकारों की सर्व प्रमुख विशेषता राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना मानी जाती है। मूल अधिकारों की दूसरी प्रमुख विशेषता है कि ये न केवल नागरिकों को अपितु व्यक्तियों को भी प्राप्त है। नागरिकों से हमारा आशय है भारत के नागरिक, जबकि व्यक्ति से हमारा आशय भारत भूमि पर उपस्थित सभी व्यक्तियों से है, चाहे वो भारत के नागरिक हो अथवा न हो। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के द्वारा दिए गए मूल अधिकार न केवल भारत के नागरिकों को अपितु कुछ मात्रा में विदेशियों को भी प्राप्त होते हैं, जबकि वे भारत भूमि पर निवास कर रहे हो अथवा किसी कारण से रह रहे हो। अगली प्रमुख बात है कि मूल अधिकार निरपेक्ष नहीं है। यद्यपि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को अप्रतिम स्थान दिया गया है, किंतु ये निरपेक्ष नहीं है, असीमित नहीं है और इन पर राज्य द्वारा युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। हालांकि ये युक्ति युक्त प्रतिबंध क्या होंगे और इनकी सीमा क्या होगी, यह तय करने का अधिकार न्यायपालिका को दिया गया है। मूल अधिकारों की अगली विशेषता है कि ये वाद योग्य है एवं इन्हें न्यायिक संरक्षण प्राप्त है। यदि किसी नागरिक या व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वह व्यक्ति मूल अधिकारों के प्राप्ति के लिए न्यायालय में वाद दायर कर सकता है और न्यायालय के संरक्षण की मांग कर सकता है। इसलिए मूल अधिकार वाद योग्य है, इन्हें प्राप्त करने के लिए न्यायालय की शरण ली जा सकती है। मूल अधिकारों की अगली प्रमुख विशेषता यह है कि ये व्यक्ति और समाज के अधिकारों में संतुलन स्थापित करते हैं। चूंकि व्यक्ति और समाज के अधिकारों में अधिकांशतया टकराव की स्थिति देखने को मिलती है, इसलिए मूल अधिकारों के अंतर्गत व्यक्ति के और समाज के अधिकारों को सामंजस्य स्थापित करते हुए संतुलन के रूप में सम्मिलित किया गया है। अगली प्रमुख बात यह है कि मूल अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों है। अर्थात नकारात्मक से हमारा आशय है कि मूल अधिकार जहां कई मायनों में राज्य के अधिकार को सीमित करते हैं, राज्य की शक्ति पर प्रतिबंध लगाते हैं, वहीं आवश्यक होने पर राज्य को किसी विशेष सुविधा के वांछित व्यक्तियों के हित में सकारात्मक भेदभाव करने के लिए भी प्रेरित करते हैं। मूल अधिकारों की अगली प्रमुख विशेषता है कि ये संशोधनीय है एवं इनकी प्रकृति अस्थायी है। मूल अधिकार भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए हैं और मूल अधिकार भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण भाग है, किंतु इसका आशय यह नहीं है कि ये मूल अधिकार भारतीय संविधान में सदैव एक जैसे ही बने रहेंगे। इन मूल अधिकारों में संशोधन करने का संसद को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत अधिकार है और संसद आवश्यक होने पर मूल अधिकारों में संशोधन करने के लिए अधिकृत है। अगली बात है कि मूल अधिकार समाप्त नहीं किए जा सकते, किंतु इनका निलंबन संभव है। मूल अधिकार भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है और इन्हें किसी भी परिस्थिति में समाप्त नहीं किया जा सकता, किंतु विशेष परिस्थितियों में इन्हें निलंबित अवश्य किया जा सकता है। ये विशेष परिस्थितियां क्या होंगी, इस पर अनेक विवाद उत्पन्न हुए हैं, किंतु माना जाता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में जबकि बाह्य आक्रमण जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो तो मूल अधिकारों का निलंबन
संभव है। किंतु इस संबंध में भी एक अपवाद यह सिद्ध हुआ है कि अनुच्छेद 20 एवं अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को किसी भी परिस्थिति में निलंबित भी नहीं किया जा सकता है। दूसरी प्रमुख बात है कि मूल अधिकार सैन्य बलों के सदस्यों को प्राप्त नहीं होते हैं, अर्थात सैन्य बलों के सदस्यों जैसे भारतीय की तीनों सेनाएं, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, गुप्तचर बल आदि के सदस्यों के मूल अधिकारों पर आवश्यक होने पर संसद प्रतिबंध लगा सकती है। मूल अधिकार सैन्य शासन क्षेत्र में जहां की मार्शल लॉ लागू हो क्रियान्वयन आवश्यक नहीं होता, क्योंकि मार्शल लॉ एक तरह से कहा जाए तो असामान्य परिस्थितियों में ही लगाया जाता है। इसलिए इन क्षेत्रों में मूल अधिकारों का क्रियान्वयन करना राज्य के लिए आवश्यक नहीं है। मूल अधिकारों की अगली प्रमुख विशेषता है कि ये स्वप्रवर्तित है तथा आवश्यक होने पर किसी संसदीय विधि द्वारा इन्हें प्रवर्तित भी किया जा सकता है। ऐसा कानून संसद के द्वारा ही बनाया जा सकता है और विधानमंडल को मूल अधिकारों के प्रवर्तन से संबंधित किसी भी प्रकार की सहायक विधि बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं है।